नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। एक तो कोरोना के तीसरी लहर का डर, उससे पहले वायरल फीवर का लहर, वो भी बच्चों पर। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पटना के पीएमसीएच समेत सभी बड़े अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। वायरल फीवर कैसे बिहार पर कहर बरपा रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। एक बड़े बेड पर दो बीमार बच्चे, तस्वीर डीएमसीएच की है, जो बताने के लिए काफी है कि दरभंगा के आसपास बच्चों पर वायरल फीवर का कहर कितना है। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं, सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है एक भी। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और तो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक एक बेड पर दो बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। डीएमसीएच का कहना है कि 3 फेज का लहर चालू हो गया। यहाँ के जो डीएमसीएच का स्टाफ है उसका कहना, तो कहने का मतलब है कि जब सरकार कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये इससे छुआछूत है, छूने से कोरोना होता है, तो एक बेड पे अगर 3 मरीज या 2 मरीज को रखेगा तो उसका असर क्या होगा। ये हाल सिर्फ एक डीएमसीएच का ही नहीं, बच्चों में फैले वायरल फीवर की वजह से पटना के पीएमसीएच सहित सभी बड़े अस्पताल में बेड भर चुके हैं। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ भी सभी बेड फुल है। पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो या अन्य जो पटना के बड़े अस्पताल हैं, वहाँ कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? आरा जिला से। अभी क्या बच्चा आपका इसमें भर्ती है, क्या स्थिति? अभी तो इसका स्थिति ठीक है, इसका दिमागी बुखार था, सुधार है। यूपी के सीमावर्ती जिले सिवान का हाल ज्यादा खराब है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना यहाँ 25 से 30 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि प्रखंडों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना 10 से 12 बीमार बच्चे आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम के निर्देश पर सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम का गठन भी किया गया है। ये जो हम लोग डीएम के अंडर में काम कर रहे हैं, डीएम ने एक टीम गठित कर दी है, जिसके नोडल पदाधिकारी हमारे डॉक्टर इजराइल हैं, बाकी हम हैं, सुप्रिटेंडेंट सर है, सिविल सर्जन सर है, बाकी पीडियाट्रिशियन की टीम है। हमारी पूरी टीम तैयार है, रोस्टर वाइज तैयार कर ली गई है। वैसे तो वायरल फीवर से पूरा बिहार प्रभावित है, लेकिन बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्वास्थ्य समिति को निर्देश दिया है कि हर जिले में जाकर वहां की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपें। हमारे विभाग की टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान गई है, जहां जमीनी स्तर पे सारे चीज़ों का जांच करके रिपोर्ट भी विभाग को देगी और अस्पतालों के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनमें और किसी दूसरे गंभीर बीमारी के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक चिकित्सकों से नहीं मिला। वायरल फीवर से पैदा हुए हालात पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर को लेकर कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं, हाँ सावधानी जरूर बरतें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, दरभंगा से विपिन कुमार दास और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। बिहार में वायरल बुखार से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और अब इस बीच इस खबर को समझने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है और तीसरी लहर के डर के बीच वायरल फीवर चिंताजनक है। अब तक बिहार में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि वायरल बुखार से जो पीड़ित बच्चे हैं और जिन बच्चों की कोरोना जांच हुई है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मतलब मौजूदा वायरल को कोरोना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि वायरल फीवर को लेकर बिहार सरकार पूरी तैयार है और हर जिले में स्थिति का आकलन किया जा रहा है, टीम गठित किया जा रहा है और नजर जो है वो बनाई रखी जा रही है। वायरल फीवर खतरनाक है, लेकिन आप अपने बच्चों को वायरल फीवर की चपेट में आने से कैसे बचा सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। वायरल फीवर ऐसा बुखार है जो वायरल संक्रमण के कारण होता है।
ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है और बच्चों को साफ सफाई में रखना बेहद जरूरी है। आसपास भी सफाई रखें, बच्चों को बार बार हाथ धुलवाएं, बाहर जाते समय बच्चे को फेस मास्क जरूर लगाए और मास्क बच्चे की फिट का होना चाहिए, यानी कि ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। नाक और मुंह को वो अच्छे से ढक सके ऐसी मास्क होनी चाहिए और घर के बाहर जाने वाला व्यक्ति मास्क पहने और नियम का पालन जरूर करे। खांसते या छींकते समय अपनी केहूनी या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जरूर करें और बच्चे को संतुलित भोजन दें ताकि इम्यूनिटी बरकरार रहे। चले बढ़ते हैं आगे। कोरोना और वायरल फीवर के बीच अब पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं जिनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल की तरफ से इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद विभाग अलर्ट मोड में है। पटना में कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू ने भी अपनी दस्तक दे दी है और इस बात की जानकारी मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार पटना के एक निजी हॉस्पिटल में 2 मरीजों के लिए स्वाइन फ्लू का इलाज शुरू हो चुका है और जो निजी हॉस्पिटल है उसने इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी दे दी है। दोनों मरीजों के लिए इस निजी हॉस्पिटल में अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है और वहीं पर इनका इलाज किया जा रहा है। जो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने इन मरीजों में H1N1 की पुष्टि की है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी स्वाइन फ्लू की जाँच करानी होगी। तो निश्चित तौर पर अब जो जानकारी मिल पाई है उसके बाद से अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है और सभी जो सिविल सर्जन हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई है। देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इस तरह की जानकारी आने के बाद हालात से कैसे निपटता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर तो समझिए, कोरोना वायरस वायरल फीवर की आफत के बीच स्वाइन फ्लू की एंट्री चिंताजनक है। स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस भी कहा जाता है और उसके नाम से भी जाना जाता है। ये सूअरों में पैदा होता है लेकिन मुख्य रूप से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। WHO ने 2010 में H1N1 को महामारी की घोषणा की थी। तब से H1N1 वायरस को एक नियमित मानव फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है और ये जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों में स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरा है। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। वहीं छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वाइन फ्लू को जो है वो वायरस तेजी से उन्हें प्रभावित करता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। इस संक्रमण से बचाव संभव है और इसका इलाज भी मौजूद है। चले बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की ओर। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर साल बाढ़ बिहार में तबाही मचाती है, लेकिन संभव है कि कुछ सालों में बाढ़ बिहार के कुछ इलाकों को भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की 2 नदियों को चुना गया है। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों पर जल का प्रहार होता है। हजारों करोड़ की संपत्ति बाढ़ बहा ले जाती है। हजारों एकड़ में लगी फसल की मेहनत पानी में मिल जाती है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिले तो महीनों सैलाब का सितम झेलते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की 2 नदियों को चुना गया है। साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक, उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। इधर बिहार के शोक कही जाने वाली कोसी भी हर साल तबाही मचाती है, जिससे निजात के लिए कोसी मेंची परियोजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोसी मेंची परियोजना से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी खेतों तक पहुंचाई जा सकेगी। कोसी मेंची योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है।
हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाए। अगर बिहार की नदियां आपस में जुड़ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने से बच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, यदि बिहार सरकार अपने प्रयास से छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ दे तो इससे राज्य को फायदा मिलेगा। बिहार की नदियां जुड़ेंगी तो बाढ़ का प्रभाव कम होगा और इस वक्त भी तकरीबन 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों की जो परेशानियां वो बढ़ी हुई है। नदियां जुड़ेंगी तो पानी का जमाव नहीं होगा और बरसाती नदी कम समय में ज्यादा तबाही मचाकर निकल जाती है। वैसे नदियों को जोड़ा जाए तो बाढ़ से काफी राहत मिल सकती है और लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती है। इससे गाद की समस्या भी कम हो सकती है और नदियों की अविरलता भी कायम रह सकती है। खेतों को सिंचाई की सुविधा भी मिल सकेगी, साथ ही साथ पैदावार अच्छी होगी तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार का फोकस नदियों के जोड़ने पर रहा है, जिस पर अब काम जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पैसा बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले को लेकर जेडीयू राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख लिया गया है। वहीं जिस पर आरजेडी ने जेडीयू को चुनावी प्रक्रिया समझाई है। जाहिर है एक नोट के वायरल वीडियो पर बिहार में सियासी नाटक जारी है। किसी को 500 रुपए का एक नोट, किसी को 500 के 2 नोट, गाड़ी के अंदर बैठकर महिलाओं को बांटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव के नोट बांटने का ये वायरल वीडियो गोपालगंज के बैकुंठपुर का है। नोट बांटने के दौरान महिलाओं को ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी लालू जी के बेटे हैं। लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेडीयू ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसके बाद नोट बांटने वाले इस वीडियो पर सियासी बवाल तेज हो चुका है। आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहाँ वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। जदयू के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और पैसे बांटने का आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाया है, प्रलोभन का। अरे भैया, गोपालगंज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ नहीं है, ये कोई चुनाव विधानसभा और लोकसभा का नहीं है। ये सिंबल पर चुनाव नहीं होते। बेचारी दुखियारी, अबला, पीड़िता सहायता दवा के पैसे के लिए मांगने के लिए आया तो निर्मम जदयू की तरह नहीं ना कि जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तेजस्वी यादव मार्केट बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, पैसे बांटने के लिए निकले हैं और इन लोगों का काम है कि हवा पानी बना करके चुनाव के लिए बाजार बनाना। और जब भी विधानसभा चुनाव आता है, आप सभी को पता है कि ये पार्टी टिकट बेचती है, बोली लगाती है, ऊंचे दाम पर जो बोली लगाता है उसको टिकट देती है। तो यह तो अपने आप में तेजस्वी यादव जी अगर नेता बनने की ओर अग्रसर है तो उनको कम से कम आचार संहिता का ख्याल होना चाहिए। दरअसल गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव के गांव बांसघाट मसूरिया जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को नोट बांटे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के नोट बांटते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बीजेपी और जेडीयू ने इस पर निशाना भी साधा है। और अब ऐसे में खबर तो समझिए, बिहार में 14 दिनों के बाद पंचायत चुनाव है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में बिहार में आचार संहिता लागू है। पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते, लेकिन चुनावी माहौल में एक कदम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में खुलेआम नोट नहीं बांटने चाहिए। जेडीयू ने तो राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। आज गणेश चतुर्थी है, लिहाजा गणेश चतुर्थी देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग गणपति बप्पा की अपने घरों में स्थापना करते हैं। मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर धूमधाम से पूजा की जाती है। दिल्ली, मुंबई समेत 4 जगहों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां गणेश मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। खबर तो समझिए, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। एक वक्त था जब गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर सिर्फ राजसी घरानों में ही मनाया जाता था, लेकिन आज ये आम लोगों का त्योहार बन गया है। इतिहास के हवाले से देखें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर उन्हें एक साथ लाने के लिए तिलक ने धर्म को आधार बनाया और सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी साल 1893 में। तिलक के आह्वान पर पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई ने और मुंबई के केशवजी नाइक चाल के निवासियों ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।